नमस्ते। बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज के दौरान टीम लल्लन टॉप पहुंची है ज़िला अररिया और इस वक्त जिस गांव में मैं हूं उसका नाम बताते हुए और उसकी क्या ख़ासियत है ये बताते हुए मुझे सच में बहुत खुशी होगी। इस गांव का नाम है औराही हिंगना और ये जो मेरे पीछे घर है ये वो घर है जिसमें बैठकर फणीश्वर नाथ रेणु लिखा करते थे। ये उनका कमरा है पढ़ने लिखने वाला और ये बगल वाला कमरा ये ऊपर की टीन अब बदल दी गई है। पहले ऐसे ही फूस की छत हुआ करती थी उसके ऊपर और वो उनका घर था। सबसे पहले मेरा फणीश्वर नाथ रेणु के साथ इंट्रोडक्शन कौन से पता है शायद 4th या 5th में हुआ होगा। वो मेरे कोर्स की किताब का हिस्सा थे। कहानी थी पंचलाइट और मुझे अभी भी याद है उसमें लिखा हुआ वो ना 2 दोस्त होती हैं, वो बैठी होती है और वो सीक्रेट में बातें करती है तो उसको नाम बताना होता है गोधन और वो बोलती है चीगो चीधा चीना, है ना। और फिर कई बार अपनी दोस्तों के साथ सीक्रेट शेयर करते हुए जब सब लोग बैठे हों और कोई आपकी बात नहीं समझ पा रहा हो तो ये वाला जो कोड है ना उसमें हमने कई बार बातें की हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। हम अंदर चलते हैं और फणीश्वर नाथ रेणु के तीनों बेटे हमारे साथ हैं। उनके दिमाग में उनके पिता की स्मृतियाँ कौन सी बची हैं, किस तरह के वो व्यक्ति थे, क्या पसंद था क्या नापसंद था, ये सारी चीज़ें बात करने के लिए ये सबसे बड़े बेटे पद्म पराग रेणु जी ये विधायक भी रहे हैं। 2010 से 2015 का कार्यकाल था। बीजेपी के टिकट पर उन्होंने फारबिसगंज से चुनाव लड़ा था। आप मंझले बेटे उनके और आप सबसे छोटे बेटे। क्या खासियत है इस कमरे की बताइए। देखिए खासियत ही खासियत है। बिल्कुल ऐतिहासिक, ये तो लेगेसी है ना इसमें। गर्मी में ठंडा रहता है और ठंडा में थोड़ा सा गर्म भी रहता है। नहीं मेरी आपत्ति है, खासियत पूछूं इस कमरे में आकर तो सबसे पहले तो यही होगा कि ये रेणु जी का कमरा है, उनके पढ़ने लिखने का कमरा है। ये तो मैं बताने ही वाला हूँ आपको, क्योंकि जो बातें हैं विषय जो है रेणु का कमरा और पिताजी इसी रूम में रहते थे, यहीं लिखते थे और यहाँ तक कि भोजन भी यहीं करते थे। वो रात में पेट्रोमैक्स जला के मतलब पंचलाइट जला के तब लिखते थे। जिस रात में लिखते थे तो भोर तक लिखते थे और लेट करके जगते थे। जब लेट करके जगते थे तो जब गांव के तरफ जाते थे ही टहलने तो कुछ लोग फेंकीबाज जो होता है, फेंकने वाली बात करता है कि देखो ये आदमी मैंने बिगड़ रहा है, लेट तक ये दारू पिया है। अच्छा, क्योंकि गांव में जल्दी उठने को जी स्वस्थ माना जाता है। हाँ, तो लेट करके दारू पिया है, सोया है, अभी लेट करके जगा है। और जिस रात में नहीं लिखते थे, लिखते तो प्रति रात थे, कभी कभी होता था कि ना आज नहीं लिखना है तो सवेरे खा के सोते थे और जगने के बाद सवेरे टहलते थे। तो कहता था लोग कि देखो देखो अब लगता है सुधर रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ जी, लोग कहते थे जी। लोग कहते थे, लेकिन पिताजी द्वारा लिखी हुई चीज़ है ये, तो हम लोग जाने। लंबे बाल रखते थे, इस पर कभी लोग कुछ टिप्पणी करते थे क्योंकि उस ज़माने में कहाँ ज़्यादा लोग लंबे बाल रखते थे। देखिए लंबी बाल रखने का भी एक कारण है। बताइए। बचपन में बाबूजी का बाल जो था घुंघराला था। अब मनौती मांगा गया था देवी माँ से कि न अगर लड़का होगा तो हम इसका मुंडन करेंगे। तो ढेर दिन हो गया मुंडन नहीं हुआ था, तो संजोग से इसका मुंडन कराने के लिए ले जाया गया जहाँ भी।
बाल में वो आ गया, बन गया था इमली के जैसा जैसा, वो फंस जाते हैं, जटाएं बन जाती हैं। हाँ। अच्छा जी। तो उसको काट के हटाया गया, और जो ठाकुर उसको काट रहा था बाल उसका, ठाकुर का मुंह बड़ी गंद करता था, जैसा उन्होंने अपना संस्मरण में लिखे हैं कि तो बाल उल तो कट गया इसका, और फिर बालापन में ही इधर उधर तभी बाल नहीं रखते थे, छटा उठा के रखते थे। सुमित्रानंद पंत को देखने के बाद, अच्छा। जब लेखन क्रिया में ही आए, तो सुमित्रानंद पंत को देखने के बाद इसका मन हुआ कि हम भी बाल बढ़ाएंगे, और बाल बढ़ाना, डेली साफ करना। अब तो सयाने हो चुके थे, जटा उटा तो था नहीं, वो तो कट गया था। तो पंत जी से इनको प्रेरणा मिली, और उनका स्टाइल देखकर फिर उन्होंने सोचा कि मैं भी लंबे बाल कर लेता हूँ। दो बातें बताई आपने, और दोनों संस्मरणों के आधार पे बताई। तो आपके पिता थे, आपने उन्हें संस्मरणों से कितना जाना? आपका प्रत्यक्ष भी तो रहा साथ, एक घर में रहा करते थे, और बेटे थे। बेटे हैं, हम तो सोते थे उसके पास, और हम जल्दी सो जाएं इसके लिए वो मेरा बदन टिपते थे, और हम सो जाते थे। जब कभी वो पटना जाते थे यहाँ से, तो मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरा पूरा दुनिया जा रहा है। रोते बहुत थे हम। बड़े बुजुर्गों के द्वारा, दादी के द्वारा हमको मनवाया जाता था, उधर ट्रेन का टाइम हो गया है, बैलगाड़ी से जाना है। और जब पटना से वो आते थे तो हम गाड़ीवान के पीछे, मैंने गाड़ी पर बैठ के, दुबक के बैठ के हम जाते थे स्टेशन तक, और फिर उधर से बाबूजी के साथ आते थे। तो हमारे लिए ढेर सारा टॉफ़ी, ढेर सारा खिलौना लेते आते थे वो, तो फिर हम उसका इस्तेमाल करते थे यहाँ। और खाने पीने का काफ़ी शौकीन थे। कबूतर वो खाते थे, मछली, अंडा, खसी का मीट, चर्बीदार खसी का मीट। तो ये क्रम चलता रहा। जब भी आते थे तो फिर बहुत, चूँकि हम और हमारी बहन नीता, 2 ठो बच्चा थे हम लोग। और बचपन का संस्मरण, क्या संस्मरण, तो सयाना हुए तब मतलब महसूस हुआ कि पिताजी बहुत बड़े लेखक थे, जब ये रहे नहीं तो हम लोग उतना नहीं जानते थे कि ये बहुत बड़े लेखक हैं। अच्छा, उनके नाम का, उनके फेम का, उनकी प्रसिद्धि का उनके जाने के बाद अंदाज़ा लगा असलियत में? जाने के बाद, जाने से कुछ दिन पहले तक ऐसे मतलब लिखते हैं, लेखक हैं। हम लोग लेखक मानते थे किसको, क्या नाम है, गुलशन नंदा, कर्नल रंजीत, जो स्टॉल पर, बुक स्टॉल पर मिल जाते थे आसानी से, यही सब। कोई बात नहीं, बाद में पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम ठंडी चाय पी लेंगे। लेकिन जब मैला आंचल ये सब पढ़े, और वो भी बाबूजी के द्वारा दिया गया हमको कि इसको पढ़ो कि हम क्या लिखते हैं, आई बायोस्कोप, फिल्मी के लिए, फिल्मी दुनिया क्या पढ़ते हो। तो पढ़ने के बाद जिस पिताजी से हम के सामने बैठ के हम बात नहीं कर सकते थे, उससे हम पूछ दिए कि आप कभी डॉक्टरी भी करते थे। अरे, आपको क्या लगा कि वो उनकी ही कहानी है? बिल्कुल उनकी कहानी है, उनकी ही प्रेम कहानी। बिल्कुल उनकी ही प्रेम कहानी यही।
और वो अवाक रह गया कि मैंने कल का लड़का जो मेरे सामने खड़ा नहीं होता था, आज हम मेरे सामने खड़ा होकर पूछ रहा है कि आप कभी डॉक्टरी करते थे। क्या था उस वक्त जब आप ये सवाल पूछ रहे थे, जब पढ़ा और आपको लगा कि अच्छा ये मेरे पिता की कहानी है, जब आपने सोचा और फिर जब आपने खड़े होकर पूछ लिया, तो क्या था उस वक्त? गुस्सा सा आ रहा था कुछ उनको? आपको? नहीं कैसा कि बस क्यूरियोसिटी थी जानने मतलब की? वो आमने सामने बात करने का एक हम जरिया हमको मिल गया, जो मैंने कभी नहीं करते, या करते तो फिर कब करते, लेकिन पढ़ने के बाद हिम्मत आ गया और हम पूछ दिए। क्या जवाब दिया उन्होंने? जवाब दिए कि समय आने पर सब मैंने समझ जाओगे। गुस्सा नहीं किया? ना। गुस्सा करते थे वैसे? कैसे पिता थे वो? सख्त पिता थे, सहलाने वाले पिता थे? क्या करते थे? बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा बचपन में आप साथ सोते थे, आप जल्दी सो जाएं इसके लिए वो आपको पैर दबा देते थे, ठीक है, पैर दबाते थे, लेकिन जब आप बड़े हो गए तो उतना ज़्यादा संवाद नहीं हो पाता था, ठीक है। वो जो झिझक हम इस पट्टी में देखते हैं एक पिता के बीच, एक ग्रोन अप बेटे और उसके पिता के बीच, कि धाक बोलते हैं ना उसको, कि नहीं सामने खड़े होंगे ऐसे, तो वो बन गया कि तो किस तरीके के वो तोड़ते थे उस दीवार को? आप लोगों से पर्सनल बातें पूछते थे जब आप जवान हो रहे थे, आप लोग तो पूछते थे कुछ ऐसे इस तरीके की इंटीमेट बातें करते हों, ध्यान देते हों कि आप लोगों के इस जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? ये तो अपनी बात बताया। हमारे साथ ऐसी कोई बात नहीं थी, हम तो बिल्कुल बेधड़क थे उनके सामने। और उस समय में हम पढ़ते थे, बाहर हमको बोर्डिंग भेजना था, तो सारी व्यवस्था वही माँ के द्वारा करवाया गया। और फिर हमको पत्र भी लिखते थे, वो पत्र अभी रेणु रचनावली में छपी भी है। तो स्नेह तो सभी बच्चों से था, तो उसमें हम पढ़ रहे थे और बोर्डिंग में रहते थे, मैंने था, तो ये लगता है थोड़ा सा अधिक रहा होगा मेरे प्रति। फिर हम थोड़ा अस्वस्थ भी रहते थे, तो समय समय पे हुए जो गांव में आते थे तो हमको डॉक्टर साहब के यहाँ ले जाते थे, अपने से ले जाते थे, ऐसा नहीं कि ये ले जाएगा वो ले जाएगा, नहीं अपने से ले जाते थे। तो उस क्रम में जब हम वहाँ से मिडिल पास किए तो मेरी इच्छा थी अन्य बच्चों की तरह कि हम भी पटना में रहें, या कोई सहपाठी से बता दिया होगा कि पटना में बहुत अच्छा स्कूल है, एक अलग दुनिया है वहाँ पे, वहाँ पढ़ना चाहिए, तुम्हारे पिताजी ऐसे हम ऐसे हैं। तो उसमें मैं नंदन में एक कहानी आई थी इनका, मेरा मित्र सनिचरा, तो हम लोग बाल पत्रिका पढ़ते थे, नंदन, चंपक, पराग वगैरह, तो कन्हैयालाल नंदन थे उसमें संपादक, उसमें मैं अपना बस कुछ ही दिनों पहले बंद हो गई वो। हाँ जी। तो मतलब अब हमारा भी इच्छा होने लगा कि नहीं ठीक है पटना में पढ़ेंगे। तो एक तरह से कहिए कि हम बाबूजी के सामने हमको कोई वही बोले ना, जैसे कि ये शर्माते होंगे आमने सामने, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं था, हम तो बहुत सारा काम करते थे उनका। काम करते थे जैसे? हाँ काम करते थे, पानी ला दो, धोती, वो बातें तो थी, जैसे कि बाजार भेजते थे हमको फारसन। अच्छा। पत्र पत्रिका, फल, मिठाई, बिस्किट, सिगरेट, ये उनका दिनचर्या में था। कौन सी सिगरेट पीते थे? कैप्स्टन। तो ये एक ट्रेन से जाके 8 बजे एक ट्रेन आती थी, उस ट्रेन से जाके 11 बजे से ट्रेन से फिर लेकर आते थे। हाँ, उस समय में मिट्टी के बर्तन में रसगुल्ला आता था, बहुत एक फेमस दुकान थी बंगाली मसाई का, और बस उनके यहाँ जाना है, राजेंद्र जी के मूर्ति के पीछे वो मिठाई आता था, तो सबसे पहले इसके आगे में रखा जाता था। ये छोटा था, छोटा था, और ये खाने में लेकिन बड़ी पेटू था। तो ला के हम लोग 7 भाई बहन थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी इसको छोड़ के, उसके आगे में रखा जाता था, इसको खा के जो बचता था तो हम लोगों को मिलता था, वरना नहीं भी मिलता था। हाँ, तो मिल करने के बाद हम जिद कर दिए बाबूजी से कि हमने पढ़वाऊँ, मैंने अपनी भाषा में, गांव की भाषा में, हिंदी नहीं बोलते थे बाबूजी से, हम लोग हिंदी नहीं बोलते थे, ठेठी बोलते थे वो, मैथिली। हाँ नहीं, ठेठी कहिए ना, तो मिक्सअप है, तो अंगिका बजिका सब मिला हुआ है, और चूँकि बंगाल यहाँ से नज़दीक है तो थोड़ा भी, हाँ। चलिए हम तो नहीं पढ़वों, तब हम पटना में पढ़वों, जब तत्या रहे छो ओथे रहूँ, ओथे पढ़वों।
तो माना जाता था कि हम जिद्दी से थे, इसलिए मेरा नाम भी वैसा ही रखे थे, अपराजित, नहीं हारने वाला। हाँ, बोले नहीं ठीक है। लेकिन ये कहने से पहले व्यवस्था कर चुके थे राम बच्चन जी को, जो अभी विधान पार्षद थे, मतलब शायद अभी नहीं है, राम बच्चन राय जो हिंदी के प्रोफेसर थे, तो उनको पत्र लिखे थे जिसमें अन्य बातों के अलावा इस बात का भी जिक्र था कि मेरा नाम, घर का नाम लिखेगा, पुको का एडमिशन महाराज जी से, महाराज जी मने वो रामकृष्ण मिशन जो है, हाँ, रामकृष्ण मिशन के महाराज जी से कह के एडमिशन करवाना है और वहीं रखने की व्यवस्था, उसी के हॉस्टल में रखना है, और नाक और कान भी इसका किसी अच्छे डॉक्टर से दिखवाना है। ये पत्र भी आया है। अच्छा, वो पत्रावली जो रचनावली है, रचनावली में। हाँ, तो हम खुश हो गए कि स्वीकृति दे दी हम मुझे कि हाँ ठीक है, तोरा पटने में रखो। फिर उसी समय में गढ़बंली हाई स्कूल के एक शिक्षक आए थे, वीरेंद्र कुमार बंदोपाध्याय, वो भी कहानी लिखते थे, तो करेक्शन करवाने यहाँ आते थे। और वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उस समय में, जिसको हेडमास्टर कहा जाता था, हरिनारायण राय जी, उनके बड़े लड़के का नाम था नर नारायण राय, जो कस्बा कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वो भी लिखते पढ़ते थे। हाँ, तो ये दोनों आदमी अपना अपना, ये हम तभी नहीं समझ रहे थे कि करेक्शन क्या होता है, या इतने बड़े लोगों के पास ये लेके क्या आए हैं, क्या दिखाना है, ये तभी नहीं समझ पा रहे थे। ये कभी उस संदर्भ में कह देंगे तो ये गलत होगा, अब बहुत बाद में जाने। तो ये जो बैठक खाना है, इसमें पार्टीशन किया हुआ था, बीच वाला रूम में उन्होंने चाय पानी का व्यवस्था में हम थे लगे हुए, छोटा बच्चा थे, तो स्वाभाविक तौर पर तो वहाँ परिचय करवाए कि मास्टर साहब यही हमारा वो लड़का है जो अभी मिडिल पास करके आया है, और इसका एडमिशन पटना में हम करवाएंगे। तो वीरेंद्र कुमार बंदोपाध्याय, जिसको बीरेन बाबू हम लोग शॉर्ट नेम बोलते थे वहाँ पे, बीरेन बाबू, वीरेंद्र नहीं, बीरेन नाम था उनका, वीरेंद्र कुमार चट्टोपाध्याय। तो उनको वो बोले कि नहीं ऐसे रेणु जी, इस लड़के को आप हमारे स्कूल में दे दीजिए। ओहो, हाँ, पटना जाने का ख्वाब कैंसिल। नहीं, अभी हम स्वीकृति नहीं दिए हैं। तो बाबूजी के इसी गांव के बगल में एक गांव है, वहाँ समधी हैं, उसके भी बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे। तो उसमें एक खास लड़का था जो हमारा दोस्त टाइप का था, तो बोला कि वो मैंने फलनों को उतने पढ़े थे। तो अचानक से मेरा पटना का मोह भंग होके इधर जुड़ गया कि नहीं हम, अच्छा पटना नहीं जाना, हाँ, फलाने का वो पढ़ता है, हम वहीं जाएंगे, वहीं पढ़ेंगे। तो फिर हमारा एडमिशन कर दिया गया वहाँ पे, ये भैया लोग जाके करवा दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, वहाँ रहने लगे। इस बीच में बानों की शादी हो चुकी थी, पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि हम 76 में गए थे वहाँ पे, और फिर वो 77 का वो समय आया, मार्च महीना, एक टेलीग्राम आया वहाँ से, जिसमें भैया का नाम से था कि कम सुन रेणु जी मैंने ऑपरेशन हो गया है। तो हम लोग आनंद फानंद में 2-4 लोग यहाँ से निकले, भैया हम भी साथ ले हो गए, मैंने बचाना होता है, जिद करना होता है, तो हमको भी ले लिया गया। तो पप्पू और माँ ने गई थी, हम भैया, हमारे एक जीजा जी और एक चाचा, 4 लोग गए थे। तो 27 तारीख को वहाँ पहुँचे थे, 27 मार्च को, 24 मार्च को ऑपरेशन हो चुका था। तो फिर मेरी दिनचर्या बन गई कि जीजा जी के यहाँ रहते थे, सवेरे 9 साढ़े 9 बजे हमको वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाता। तो पाँव की तरफ से हम बैठते थे, सिरहाने की तरफ माँ बैठती थी, पटना वाली माँ। कुछ वैसे पंखा तंखा जलते रहती थी, मतलब मक्खी नहीं लगे, ये सब। एवं प्रकारेण जिस वो काल रात्रि, वो मनहूस रात को 9 बजे से पहले हमको ले आया गया था। और वो जो बेड चार्ट टंगा रहता है, जो हम कभी कभी देखते थे, समझ नहीं पाते थे, तो टेम्परेचर वगैरह ये सब दिखता है, या फिर कौन आया, कौन डॉक्टर मैंने विजिट किया वगैरह, ये सब रहता है। ये बाद में समझे, तभी नहीं पूछते थे, लेकिन देखते ज़रूर थे, मतलब देखते थे, लेकिन समझ में नहीं आती थी ये क्या है। और 9 बजे तक हमको ले आया गया था वहाँ से। फिर रात में हम दीदी के यहाँ रहते थे, फिर नेक्स्ट डे ये दिनचर्या बन गया था। इस बीच में भैया लोग कहते हैं कि माँ भी पहुँच गई
इसको लेके, और एक फुफेरे भाई थे उसको लेके, लगभग हम लोग थे वहाँ पे। तो दीदी प्रेग्नेंट थी, एडवांस स्टेज में थी। उसी के रूम में हम हैं, चूँकि जिया जी लोग हॉस्पिटल चले गए। कैसे कि हम लोग खाना खा लिए, ये लोग खा रहे थे सब आदमी एक साथ। इसी बीच में कोई एक सरदार जी आए नीचे, जो जीजा जी के मित्र थे, वो वहीं से कुछ बोले, इशारा किए, जो हम लोगों ने सुने, लेकिन जो नीचे जाता था वो ऊपर नहीं आता था। अच्छा। फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग थे, जो नीचे आता था रोड पे वो ऊपर नहीं आता था। बारी बारी करके सब लोग, जितने लोग खा रहे थे, भैया लोग सब चले गए। एक बाबूजी के उनका भांजा भी था वहाँ पे। परिजन तो ढेर सारे गए थे, अलग अलग, जहाँ जहाँ जिसको मालूम होता था जाते रहता था, मिलता था, आता था। तो वो रह गए थे, तो वो लोग भी सब निकले। तो अब अकेले दीदी उस रूम में कैसे रहती, तो हम दूसरे बेड पे सो गए थे। नींद नहीं आ रही थी, छटपट कर रहे थे, लेकिन सुबह में नींद लगी। इस बीच में दीदी एक बार सोते सोते डर के जग गई। तो कि मैंने अपनी भाषा में कहे कि बोलो बोले हमें सपना देखे रही, एक बड़वाइल है, वो कहे छे कि हमरा जमाइल। तो माँ लोग दूसरे कमरा में थी वहाँ पे। फिर लगता है कि सुबह 6 बजे के लगभग में वो मनहूस खबर हम लोगों के कान में प्रवेश किया। हाँ, रेणु जी नहीं रहे। और उस समय तक उनको जो है कि ले आया गया था साहित्य सम्मेलन भवन में, क्योंकि रात से ही प्रक्रिया चालू था। 9-10 बजे हॉस्पिटल से सारा चीज़ हो हवाने के बाद जो क्राइटेरिया उसका होता है, वो करने के बाद जो खाना पूर्ति किया जाता है, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह लेते होते फिर राजेंद्र नगर ले जाया गया, सीढ़ी पर ही रखा गया। वहाँ से फिर क्या कहते हैं कि साहित्य सम्मेलन भवन, वहाँ से फिर तो अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से प्रसारित हो गया। तो जो जहाँ सुनता था वहाँ पहुँचता था। फिर वहाँ ये लोग शुरू किए अर्थ यात्रा, सब यात्रा, तो बांस घाट तक थे। भैया ही अंतिम क्रिया वहाँ से किए और फिर हम लोग को वहाँ से घर भेज दिया गया। अब किसने गाड़ी का व्यवस्था किया, किसने पैसा दिया, ये सब कुछ नहीं, हम लोग घर चले आए। फिर सारा कार्यक्रम यहाँ संपादित हुआ। थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, है ना। थोड़ी गमगीन बातें हो गई, गुजरने की बातें, फिर वापस आते हैं, फिर वापस लाते हैं अपनी बातचीत में रेणु जी को। पूरा पढ़ा है आपने उनकी रचनाएं, कुछ छूट गया है अभी? और शायद कुछ छूटा होगा। जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने तो कोशिश किया है कि मैं उनकी पूरी रचना को पढ़ जाऊँ, और मैंने पढ़ा भी है। और ना सिर्फ पढ़ा है, बल्कि मैं जीता हूँ उनकी कहानियों में, रचता बसता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने बड़े साहित्यकार का पुत्र हूँ, और मुझे गर्व है अपने पिता पे कि वो इतने बड़े लेखक हुए जिन्होंने साहित्य को काफ़ी कुछ दिया, हिंदी साहित्य को काफ़ी समृद्ध किया। इस देश में हिंदी को आगे ले जाने में उनका अग्रणी भूमिका रहा है। ना केवल हिंदी, बल्कि जिस परिवेश से, जिस अंचल से वो आते थे, उसके एक्सप्रेशंस इतने खूबसूरत। मतलब कई लोग, मुझे तब दुख होता है कि कई लोग कह देते हैं आंचलिक कथाकार। भाई आंचलिक कथाकार क्यों? उस खूबसूरती थी ना। प्रेमचंद को पढ़ो ना, प्रेमचंद को आप पढ़िए, तो प्रेमचंद को पढ़ते हुए आपको लगेगा कि आप सुदूर गांव में चले गए। तो रेणु जी ने भी वही लिखा है, कुछ अलग से नहीं किया। नहीं, वो शायद हिंदी की पॉलिटिक्स हो गई है ना। कई बार जब समकक्ष होते हैं, जो लोग होते हैं, वो आपको एक ढर्रे में एक स्टैंप लगा देते हैं। जब एक व्यक्ति अगर कोई नया खाका खींच रहा होता है ना, अगर कोई नया इन्वेंशन कर रहा होता है, तो साहित्य में जो मठाधीश पहले से हैं, तो वो अपमानित महसूस करते हैं खुद को। उनको ये लगता है ना कि हमसे ये व्यक्ति बेहतर हो रहा है, हमसे कुछ नया कर रहा है ये। तो बाबूजी के साथ आजीवन ये लगा रहा। उनके साहित्यिक मित्र मंडली में जितने लोग थे, बहुत कम लोग थे जो बहुत अंतरात्मा से इनको चाहते थे। बाकी लोग साथ होते थे, लेकिन अंदर में उनका कपट होता था, इनके प्रति जलन होता था, ईर्ष्या होती थी कि हम लोग इतने बरसों से लिख रहे हैं, और रेणु कल आया और कल इसने लिखना शुरू किया, और वो वर्ल्ड में मतलब ये जाने लगे। हुआ एक बार दिनकर जी गए, रशिया गए, रूस,
तो उनके साथ साहित्यिक शिष्टमंडल जो होता है, एक डेलीगेशन टीम गई उनके साथ, जिनमें बहुत सारे लोग थे, अज्ञे जी भी थे, कई नामचीन लोग थे। जब वहाँ के जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी रहे होंगे उस समय, जहाँ पे ये लोग ठहरे थे, इन लोगों को बुलाया गया बजाबता, मतलब जो, चूँकि दिनकर जी उस समय राज्यसभा के सदस्य भी थे और बहुत नामचीन कवि, राष्ट्र कवि के रूप में थे। और जब परिचय के क्रम में ये पूछा गया कि इनमें से रेणु कौन है, तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की क्या मनोदशा रही होगी उस समय, कि राष्ट्र कवि हैं यहाँ पे और बड़े बड़े लेखक हैं, साहित्य के धुरंधर हैं बड़े बड़े, और वहाँ वो व्यक्ति सीधा पूछ रहा है कि इनमें से रेणु कौन है। तो सब शौक हो गए। तो फिर दिनकर जी ने कहा कि रेणु नहीं आ पाए हैं, वो उनकी आने की इच्छा थी लेकिन कुछ उनके साथ प्रॉब्लम हो गया इन वक्त पे, इसलिए उनको कैंसिल करना पड़ा अपना कार्यक्रम। तो इस संदर्भ में जो बता रहा हूँ, इससे ये समझा जा सकता है कि तत्कालीन उस समय में रेणु की लोकप्रियता कितनी थी कि रूस में पूछा जा रहा है कि इनमें से रेणु कौन है। वो दिनकर को भी नहीं जान रहे हैं, नाम से जान रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आते ही पहला सवाल उनका होता है कि इनमें से रेणु कौन है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और दिनकर जी ने एक लंबा प्रसंग लिखा था इसके बारे में जब वहाँ से वो लौटे थे, और समकालीन बाबूजी के जो साहित्यकार थे उनके गाल पे एक बहुत बड़ा चाटा पड़ा था उस समय कि जिस रेणु को हम, जिसका कद छोटा करने के लिए दिन रात हम लोग साजिश रचते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि इसकी लोकप्रियता घटे, लेकिन ये तो अब विश्व लेवल पे, मतलब वर्ल्ड वाइज इनका नाम हो रहा है। और तब तक वहाँ पे रूस में मैलांचल की प्रति छप चुकी थी रूसी भाषा में। पर किसी को भी देखिए उनको नहीं आती होगी भाषा वो, पर मेरा मानना है कि रेणु को पढ़ने का जो असल स्वाद है ना, वो उनकी ओरिजिनल जिस भाषा में उन्होंने लिखा है उस एक्सप्रेशंस को समझते हुए, तब आपको जो उसका 100% मज़ा है वो मिलेगा। एकदम आप चटखारे के साथ उसको एकदम स्वाद के साथ आप पढ़ पाएंगे, इमेजिन कर पाएंगे। उतना ज़्यादा ट्रांसलेशन में तो सुख नहीं मिलेगा। यही विशेषता है रेणु साहित्य और रेणु के लेखन की, यही विशेषता है कि आप जब उनको पढ़ रहे होते हैं तो आपके व्यू फाइंडर पे लगता है कि जैसे चलचित्र चल रही है, कोई मूवी चल रही है। तो ये अमूमन बहुत कम लोगों के साहित्य के साथ होता है कि आप उनकी रचनाओं को पढ़ो तो आपको लगेगा कि मैं मूवी देख रही हूँ या मैं मूवी देख रहा हूँ कहानी पढ़ते हुए। और बाबूजी की कहानी या उपन्यास में कई बार पढ़ रहा होता हूँ तो मैं कई जगह रुक जाता हूँ, मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं, शायद खुशी के। मुझे मतलब अंदर से गुदगुदी सा महसूस होता है खुशी का, और ये लगता है कि बाबूजी यहाँ पे कोट किया इस लाइन को, और एक लाइन में इतनी इन्होंने क्या कहने का इशारा कर दिया है, कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दिया है। ये मतलब अचंभित हो जाता हूँ कि वो लिख रहे हैं, लिखते लिखते वो इशारा कर देते हैं एक लाइन में। मतलब एक होता है ना कि आवरण में सजा के आप ऐसी बात, अमर्यादित बात भी कह दो जो लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी। आपने रोने का जिक्र किया, मैं बड़ी नाराज़ हुई थी उनसे। एक मैं पढ़ती परी कथा पढ़ रही थी, उसमें एक वो है, कुत्ता है, मीत नाम है उसका, है ना। हाँ, जब उन्होंने आखिर वो ख़त्म होने वाली होती है, उसके 2 पन्ने पहले मीत मर जाता है। जो गांव की गुस्साई भीड़ होती है, मीत के खून बह रहा है उस कुत्ते की, और वो मर जाता है। और फिर उसके मरने के बाद फिर सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मैं उसकी मौत के आगे वो 2 पन्ने जो आखिरी बचे हैं, सच में था वो, ऐसा नहीं है कि वो काल्पनिक है, वो यथार्थ में था भी। और बाबूजी कुत्ते डॉग लवर तो हम लोग पूरा फैमिली हैं। मैं उनसे नाराज़ हुई थी कि क्यों मार दिया, 2 पन्ने बचे थे, इस बेचारे को क्यों मार दिया। बहुत लोगों को तकलीफ है कि तीसरी कसम में उन्होंने हीरोइन को नहीं मिला है। और क्यों नहीं, इस बात को लेके साहित्य में आज तक बहस होती है, बहुत तरह की डिबेट होती है इसको लेके। तो यहाँ तक कि फिल्मकारों ने उस समय, और राज कपूर जी ने भी अंत में बाबूजी पे दबाव दिया था कि नहीं,
एंडिंग जो है उसको सुखद रखिए, सुखान। हाँ, हैप्पी एंडिंग करना है, तो बाबूजी उसके लिए तैयार नहीं हुए। इनको बहुत मनाया गया, बहुत। थोड़ा कुछ बता पाएंगे? आपने जिक्र किया मूवीज़ का, तीसरी कसम का जिक्र किया, मारे गए गुलफाम आपकी पिता की कहानी पर बनी हुई है, तो कुछ पता है क्या, किसी से सुना है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि कैसा अनुभव था जब फिल्म नहीं चली थी? निराश हुए होंगे। देखिए, अब बताऊं कि इस फिल्म तीसरी कसम सिर्फ एक फिल्म ही नहीं है, बाद में लोगों ने उसकी अहमियत समझी। एक मतलब इस फिल्म ने मतलब शैलेंद्र जी की बलिदानी ले ली। शैलेंद्र जी को हृदयघात, मतलब फाइनेंशियल वो लॉस, इतने ज़्यादा मर्माहत हो गए थे, उनको इतना शौक लगा था फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके, क्योंकि ये फिल्म लगे मतलब चली नहीं शुरू में, और इन्होंने काफ़ी पैसा लगा रखा था फिल्म में कि मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो शैलेंद्र जी पे क्या बीता होगा। लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि ये फिल्म बाद में इसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला, और ये फिल्म मील का पत्थर साबित हो गया, क्लासिक मानी जाती है। जी। आज भी मुझे याद है कि जब राज कपूर जी का निधन हुआ था, जिन्होंने लीड रोल निभाया है इसमें, हीरामन का, और उनका निधन जब हुआ था तो उनको श्रद्धांजलि के लिए दूरदर्शन ने ये फिल्म दिखाई थी, जबकि उनका होम प्रोडक्शन की बहुत सारी फिल्में थी। लेकिन तीसरी कसम को ही दिखाया जाना ये भी अपने आप में एक मायने रखता है। इसका मतलब था कि राज कपूर ने अपने जीवन का सबसे उत्कृष्ट अभिनय किया है इस फिल्म में। एक गवई, एक सीधा साधा मतलब देहाती का, एक भोला भाला गवई इंसान का जो चाय नहीं पीता है, क्योंकि उसकी भाभी मना की है कि चाय नहीं पीते हैं, इसका तासीर मतलब इसका जो असर होता है वो काफ़ी गर्म होता है, तो कंवारे लोगों को नहीं पीना चाहिए। तो देखिए, यही सब खासियत मुझे बाबूजी की लिखने की बहुत अच्छी लगती है कि वो कुछ बातें ऐसी कह जाते हैं ना कि मतलब मन को गुदगुदा जाता है। सोचने लगता हूँ कि आदमी थे कि क्या थे वो। अब कहीं और औरतें गाली कर रही दे रही होती हैं, एक दूसरे का पोल खोलने लगती हैं, तो पोल खोलने के दरमियान बहुत सारी बातें आ जाती हैं सामने। तो उनके साहित्य को पढ़ते समय कई पहलुओं को हम देखते हैं, कई जगह पे डूबना उगना पड़ता है, ठीक है, कहीं अच्छाई है, बुराई है, सब कुछ है उनके साहित्य में, तो सारा समावेश है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके साहित्य में ना हो। तो हम बात कर रहे थे तीसरी किस्म फिल्म की। ये फिल्म बम्पर हिट हुई बाद में और कई अवार्ड मिले, लेकिन नहीं रहे हम लोगों के बीच तो शैलेंद्र जी नहीं रहे, और इसको बहुत बड़ा क्षति माना जा सकता है फिल्म इंडस्ट्रीज़ का, क्योंकि शैलेंद्र जी ने मतलब एक बार में ही जब कहानी पढ़ा था तो उन्होंने फैसला कर लिया था कि मुझको मूवी बनानी है, और बाबूजी ने बहुत उनको समझाया था कि ये बहुत रिस्की है, इस पे फिल्म बनाना बहुत रिस्की है। शैलेंद्र जी गया के मतलब बिहार के ही थे, मुंबई के नहीं थे वो, तो इसलिए बाबूजी से काफ़ी अंतरंगता थी उनकी, और इस तरह से फिल्म बनी। और एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि बाबूजी ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, मतलब जो बम्बैया फिल्मों के साथ होता है अमूमन, जो मसाला डालते हैं उसमें वो कुछ चीज़ें अलग से ऐड करते हैं, तो इसके लिए कई बार प्रेशराइज उनको किया गया, लेकिन वो अंतिम बोले कि मैं किसी भी सूरत में चाहे फिल्म आपको रोक देना पड़े, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ एज ए ऑथर, मेरा जो एग्रीमेंट है उसी हिसाब से काम होगा। कमर्शियल डिमांड के आगे तो समझौता नहीं करूँगा। आपको बनाना है तो बनाओ, आप नहीं बनाना है तो फिर आप देख लो। काश हमारे पास बहुत सारा वक्त होता, मैं बहुत सारा टाइम अभी बैठ के आप तीनों भाइयों से उनकी कहानियाँ सुनती। पिताजी को लेके मैं आपको बता दूं कि मैं अपना देवता, अपना भगवान उनको ही मानता हूँ, क्योंकि मैं पिता विहीन ज़िंदगी मैंने जिया है, और बहुत कम उम्र में मैं पटना चला गया। मेरी एक बहन पटना में रहती है, मैं उनके यहाँ ही पला बढ़ा, उन्होंने मुझे पाला, और 77 में जब बाबूजी का डेथ हुआ था तो 79 या 80 में वो मुझे लेके चली गई यहाँ से। मैं छोटा था, 5-6 साल का, तो पटना में ट्यूशन घर पे शुरू में पढ़े, फिर बाद में जो घर के बगल में कदम कुआं में एक स्कूल था, विद्या भी थी,
वहाँ पे वो मेरा एडमिशन करवा दी, तो तभी ठीक से हमको हिंदी बोलना भी नहीं आता था। तो आप समझ सकती हैं कि एक गांव का लड़का जो पैंट भी नहीं पहनता था उस समय। गांव में पहले क्या होता था, बहुत उम्र मतलब इतना इतना बड़ा हो जाता था लोग, बच्चा, फिर वो नहीं तो ऐसे नंग धड़ंग घूमता था, और मैं भी घूमता था यहाँ पे। तो मेरे लिए बड़ा अजीब सा, जिस पटना के नाम से मैं भयभीत होता था। कभी कभी बाबूजी बोलते थे रे पटना जब है, तो हमको भय होता था कि न वहाँ हवाई जहाज़ चलता है, गाड़ी चलता है, ट्रेन चलता है, तो न हमको नहीं जाना। जो गांव घर हमको बहुत अच्छा लगता था, अपना खेत खलिहान। लेकिन किस्मत ये कहिए कि बाबूजी जब नहीं रहे, उस समय तो समझ में नहीं आया मुझे, छोटा था। साहित्य सम्मेलन के, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना में जो कदम कुआं में है, उसके प्रांगण में जब इनका पार्थिव शरीर रखा गया था, तो मुझे याद है कि मेरी माँ और बहन मतलब रो रही थी और बेतहाशा होकर रो रही थी, लग रहा था बेहोश हो जाएगी। वो सब कुछ याद है। उसके बाद हम वापस आ गए यहाँ पे, और 2 साल के बाद बहन लेके चली गई पटना। तब थोड़ा सा हमको सेंस मतलब आया, और वहाँ जब हम पढ़ने लगे, मैट्रिक कर लिए। मैट्रिक में जब उनकी कहानी पढ़ रहे थे हम, ठेस, आप सोचिए कि एक हर किसी के साथ ये नहीं होता है। मैं बोलते हुए रोमांचित भी हो रहा हूँ और भावुक भी हो रहा हूँ कि अपने ही पिता की कहानी पढ़ रहा हूँ, ठेस। और एग्ज़ाम जब मैट्रिक का दे रहा हूँ तो 2-3 क्वेश्चन उसके आ जाते हैं कि सिरचन मुँहजोर है, कामचोर नहीं है। सिरचन को खाने का बहुत शौक है। व्याख्या कीजिए, सिरचन का चरित्र चित्रण कीजिए। अब सोच सकते हैं कि हम किस सेंटिमेंट में लिखे होंगे और कितना लिखे होंगे। मेरे लिए तो लग रहा था जैसे सपने के समान है ये एक, कि अपने ही पिता की कहानी पढ़ने को, पाठ्यक्रम में अपने ही पिता तो की फिर हमको कहानी। पढ़ना कहाँ था, हम तो लिखते चले गए। जी जी बिल्कुल, मैं यही कह रही थी कि अगर मेरे पास बहुत समय होता और तो मैं बहुत देर तक। दूसरा पक्ष ये है कि पिता क्या होता है ना जीवन में, जी जी, ये मुझसे बेटर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं पिता विहीन, बिना पिता का ज़िंदगी जिया है। जिस पेरेंट्स मीटिंग में स्कूल में दूसरों के माता पिता आते थे, तो कभी शायद मेरी बहन जाती थी, कभी नहीं जाती थी। तो जब पूछा जाता था कि तुम्हारा कौन पेरेंट्स हैं, तो उस वक्त हम कुछ नहीं बोलते थे, बस शांत हो जाते थे। क्योंकि मैडम को पता था कि ये किनके लड़के हैं और अपने बहन के यहाँ से रह के ये पढ़ाई कर रहे हैं पटना में। तो उस वक्त मुझे रोना आ जाता था, और उस समय बहुत गुस्सा आता था कि मेरे फादर क्यों नहीं है। सबको स्कूल लेके आते हैं उसके मदर फादर, और गेट पे लाके छोड़ के जाते हैं। मैं भी तो बच्चा हूँ, मेरे फादर क्यों नहीं है फिर। और मैं रोने लगता था कभी कभी। मुझे लगता था कि क्यों, ऐसा क्यों। कभी कभी डायरी में जैसे रिजल्ट आया तो बोला जाता था कि अपने पेरेंट्स का साइन करवा के लाओ, पर मैं अपना जीजा जी का साइन करवाता था वहाँ। जी, क्योंकि उस समय वही आपके काफ़ी कचोटती हैं अंदर से। जी जी जी। मेरा इंट्रोडक्शन, जैसे वो पाठ्यक्रम की बातें बता रहे थे, मेरा इंट्रोडक्शन फणीश्वरनाथ रेणु से मेरे जो आपके कोर्स की किताब होती है, उसकी कहानियाँ होती हैं, उससे ही हुआ था। मैंने बताया था सबसे पहली कहानी पंचलाइट थी, और वो रह गई साथ में। ऐसे ही एक कहानी और थी कोर्स में, लाल पान की बेगम। इतना झगड़ा झंझट मुझे याद है वो। तो आप पढ़िएगा कभी, बहुत से ने पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। पढ़िएगा, कितना अच्छा एक पूरा मेला जाना है, पूरे परिवार की उस दिन की दिनचर्या उसी पे केंद्रित है। लड़ाई झगड़ा, हमारी भी उम्मीदें टूटती थी जब हम बचपन में बच्चे थे कि कहीं जाना होता था, फिर वो होता था कि अच्छा नहीं जाना है, फिर हम कैसे मायूस हो जाते थे। तो अभी ये जो गांव है और आही हिंगना, तो जब लाल पान की बेगम की कहानी ख़त्म होती है तो वो बैलगाड़ी पे हैं, वो जा रहे हैं, साथ में वो गुड़ की मीठी जो रोटियां हैं, शकरकंद और गुड़ वाली, वो उनके साथ पोटली में है। में तो उस बच्चे को पिटाई पड़ी थी, इतनी पिटाई, पर वो खुश है उस वक्त बैलगाड़ी पे बैठा। और फिर खुशबू आ रही है अघनी धानों की, और धान की खुशबू आ रही है, और वो उसी पॉइंट पे वो कहानी ख़त्म होती है कि चांदनी रात है। तो शरद पूर्णिमा बीती है, मैं अभी आ रही थी तो सोच रही थी कि बिल्कुल ऐसा ही है। कितना
वो इंसान जिस इसी समय का जिक्र भी है उसमें, जी, जो जी, नाच की जी, बात है, नाच जो की बात है। इसी समय होता भी है अमूमन गांव समाज में। अघनी धान भी तो अभी वो होता है। बस एकदम यही तो- समय ही है। तो मैं उसी वक्त पर आई हूँ, तो मैं यहाँ के खेत में धान लगी है, धान की फसल लगी है, उसको देख के मैं वही सोच रही थी। तो सोचिए बचपन की बड़ी कहानी वो आज तक है मेरे साथ। पढ़ना लिखना और बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ना, अलग अलग भाषाओं के अनुवाद पढ़िए, खूब पढ़िए, वो आपको बहुत सारे मीठे मीठे अनुभव देके जाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, अच्छा बताते हैं आपको। शायद पढ़ना एक बेहतर इंसान बना सकता है। तो हम थे फणीश्वर नाथ रेणु के घर पर, जाना व्यक्ति कैसे थे, साहित्यकार कैसे थे, घरेलू जीवन, तमाम चीज़ें। शुक्रिया हमें देखने के लिए। हम और भी इलाकों में जाएंगे, वहाँ मशहूर चीज़ें, वहाँ से जुड़ी हुई शख्सियतों, उनके बारे में आपको बताएंगे। कम दिन बचे हैं, कोई सलाह हो, कुछ ख़ास देखना चाहते हो तो हमें कमेंट में बताइएगा। देखने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम स्वाति और मेरे साथ ही अमितेश।